नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी समर्थकों और नेताओं पर अमेरिका की चेतावनी की, एमपी में पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद की, बात करेंगे तेलंगाना बीजेपी में मची खलबली की, मोदी सरकार को लेकर ममता के बड़े बयान की, साथ ही जानेंगे कैसे राजस्थान में केंद्रीय मंत्री ने खोली पीएम मोदी की पोल, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी भारतीयों के देश का पासपोर्ट छोड़ने से सवालों में आई मोदी सरकार की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल के सरकारी बंगले का कैग करेगी ऑडिट, बंगले के रेनोवेशन पर 53 करोड़ रुपए खर्च का है आरोप, एलजी ने गृह मंत्रालय से की थी जांच की सिफारिश। पहलवानों के मुद्दे को लेकर बैकफुट पर आए योगेश्वर दत्त, बोले कुश्ती की बदनामी मेरा मकसद नहीं, अब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल घोषित, 8 अक्टूबर को भारत का पहला मैच, 15 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा भारत का पाक से मुकाबला। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 446 अंकों की उछाल के साथ 63,416 पर हुआ बंद, निफ्टी 126 अंकों की तेजी के साथ 18,817 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी ने अमेरिकी दौरे के दौरान व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पीएम मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों से भेदभाव को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। बीजेपी समर्थक उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस पर अब व्हाइट हाउस ने नाराजगी जाहिर की है। तो क्या कहा है व्हाइट हाउस ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर सबरीना सिद्दीकी को निशाना बनाना बीजेपी समर्थकों को महंगा पड़ सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को पीएम मोदी से सवाल पूछने के बाद ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर सोमवार को व्हाइट हाउस ने नाराजगी जाहिर की है। सबरीना ने पीएम मोदी से उनकी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और मानवाधिकार से जुड़े रिकॉर्ड पर सवाल पूछा था। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास और दफ्तर है। इसे अमेरिका की सत्ता का केंद्र माना जाता है। अब एनबीसी की रिपोर्टर केली ओडोनेल ने सबरीना के ऑनलाइन ट्रोलिंग का मुद्दा उठाया। केली ओडोनेल ने व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी से पूछा, मैं एक अलग सवाल पूछना चाहती हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हमारी साथी पत्रकार ने राष्ट्रपति बाइडेन और भारत पीएम मोदी की साझा वार्ता में पीएम मोदी से सवाल पूछा था। इसके बाद से भारत के कुछ लोग उन्हें ऑनलाइन प्रताड़ित कर रहे हैं। इनमें से कुछ नेता हैं जो मोदी सरकार के समर्थक हैं। सबरीना को इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है कि वो मुस्लिम है और उन्होंने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। लोकतांत्रिक नेता से सवाल पूछने पर इस तरह के उत्पीड़न का सामना करने को लेकर व्हाइट हाउस की क्या प्रतिक्रिया है? इस सवाल के जवाब में किर्बी ने कहा, हमें उत्पीड़न की जानकारी है, ये मंजूर नहीं है। हम पत्रकारों के उत्पीड़न की निंदा करते हैं। ये पत्रकार चाहे कहीं के भी हों या किसी भी स्थिति में हो, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। व्हाइट हाउस की इस प्रतिक्रिया का सीधा इशारा मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं पर है, क्योंकि सबरीना सिद्दीकी के पीएम मोदी से सवाल करने के बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी सबरीना पर निशाना साधा था। अब व्हाइट हाउस के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं को मुंह की खानी पड़ी है। वहीं इसका बड़ा नुकसान मोदी सरकार को उठाना पड़ सकता है। अब मोदी भले ही कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ देश में भेदभाव नहीं होता है और लोकतंत्र भारत के डीएनए में है, लेकिन उनके समर्थक और नेताओं ने सबरीना को जिस तरह प्रताड़ित किया है, उससे साफ है कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया हैंडल से सबरीना सिद्दीकी को एंटी इंडिया और पाकिस्तानी करार दे चुके हैं। सबरीना सिद्दीकी की मुस्लिम पहचान पर भी जमकर निशाना साधा गया। सबरीना को ट्रोल करना बीजेपी पर भारी पड़ गया, तो एमपी में पीएम मोदी का भाषण सीएम शिवराज पर भारी पड़ गया है। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश में थे, जहां उन्होंने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने जो कहा उससे वो खुद ही घिर गए हैं। साथ ही एमपी की शिवराज सरकार को भी कांग्रेस ने घेर लिया है। तो क्या कह गए पीएम मोदी, जिससे कांग्रेस को मिल गया मौका? देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी को अब विपक्षी गठबंधन से डर लगने लगा है, तो कांग्रेस की चुनावी गारंटियों ने भी बीजेपी को परेशान कर दिया है। इन गारंटियों के सहारे कांग्रेस बीजेपी से हिमाचल और कर्नाटक की सत्ता छीन चुकी है। सरकार बनाने के साथ ही कांग्रेस ने गारंटियां पूरी करना शुरू कर दिया। तो अब मध्य प्रदेश के लोगों को 5 गारंटी दी है और इसका डर पार्टी के सभी नेताओं के चेहरे पर दिखने लगा है।
पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे और भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो ये डर पीएम के संबोधन में भी दिखाई दिया। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आजकल बार बार एक शब्द आता है, गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को बताए कि असल में विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग और दल भ्रष्टाचार की गारंटी है। ये लाखों करोड़ों रुपए के घोटालों की गारंटी है। पीएम ने विपक्षी दलों की एकजुटता पर कहा कि ये सभी पार्टियां पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं। आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सभी एक साथ आने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी एक गारंटी देता हूँ, हर घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की। पीएम ने हर घोटालेबाजों पर कार्रवाई की बात कही तो कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी को ही घेर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शिवराज सरकार के घोटालों की लिस्ट सामने रखते हुए ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी पेश है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की 224 घोटालों की लिस्ट। अब आप तारीख बताइए, इन पर कब कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जगह जगह QR कोड वाले पोस्टर दिख रहे हैं, जिन पर लिखा है 50% लाभ, फोन पे काम कराओ। तो कई जगह होर्डिंग लगाए गए हैं जिसमें शिवराज सरकार को केशरा सरकार बताया गया है और उनके घोटाले बताए गए हैं। पीएम का बयान बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर गया। मुश्किलों में तो तेलंगाना बीजेपी भी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में इस बार बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। 2 महीने पहले तक तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि केसीआर वापसी कर सकते हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ राज्य में बदले सियासी समीकरणों ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। तेलंगाना की राजनीति में उफान आया हुआ है। चर्चाएं चल रही हैं कि केसीआर ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। दिल्ली में कोई बड़ी डील हो गई है और इसके बाद बीआरएस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को लेकर नरम हो गए हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के खिलाफ ईडी भी नरम पड़ गई है। विपक्ष की 23 जून को पटना में बैठक थी, केसीआर उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन उसी दिन उनके बेटे केटीआर जरूर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंच गए, जिसके बाद तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी में घमासान मच गया है। 3 महीने पहले तेलंगाना में केसीआर सत्ता में वापसी करते दिख रहे थे। उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से बताया जा रहा था, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस ने अपना पूरा फोकस तेलंगाना पर शिफ्ट कर लिया है और उसे सफलता भी मिल रही है। तेलंगाना के पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी, पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव सहित 35 बड़े बीआरएस नेता दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने कांग्रेस में शामिल हो गए। तो भगदड़ की स्थिति में बीजेपी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीते दिन जेपी नड्डा का तेलंगाना में कार्यक्रम था, जिसमें बीजेपी विधायक एटाला राजेंदर और पूर्व विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी गायब दिखे। दावा किया जा रहा है कि ये दोनों नेता कांग्रेस में जाने का मन बना चुके हैं। एटाला राजेंदर 1 साल पहले केसीआर सरकार में मंत्री थे, लेकिन बाद में केसीआर से उनका विवाद हुआ तो वो इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए। उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर लड़े और जीत हासिल की। दावा किया जा रहा था कि बीजेपी की ओर से सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अब वो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार से भी हाईकमान नाराज दिख रहा है और इन सब का फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। तेलंगाना में अब सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच माना जा रहा है। मुकाबले की तैयारी तो ममता ने भी कर ली है। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ममता अब बीजेपी के खिलाफ खुलकर निशाना साध रही हैं और अब उन्होंने बीजेपी समर्थकों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि पीएम मोदी आज हैं लेकिन कल जाने वाले हैं। सिर्फ 6 महीने ही वो पीएम रह पाएंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने केंद्र से मोदी सरकार की विदाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने विदाई की तारीख भी बता दिया है कि कब तक पीएम मोदी देश की सत्ता में काबिज रहेंगे। बागडोगरा में आयोजित पार्टी की रैली में ममता ने मोदी सरकार के सिर्फ 6 महीने बचे हैं। 6 महीने बाद देश में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। फरवरी में पूरे देश में आचार संहिता लग जाएगी, चुनावों का ऐलान हो जाएगा और इसके बाद मोदी सरकार सिर्फ नाम की सरकार रह जाएगी और चुनावों के बाद तो नरेंद्र मोदी देश के पूर्व पीएम हो जाएंगे। बीजेपी को हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए वो तमाम समूहों और समुदायों से अपनी पैरवी कर रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की कोई रणनीति नहीं चलेगी। बंगाल के सीएम ने कहा कि सीबीआई और ईडी के सहारे टीएमसी को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन टीएमसी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। बंगाल में सिर्फ टीएमसी नेताओं पर ही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बॉर्डर एरिया में बीएसएफ की मदद ली जा रही है। बीएसएफ के सहारे मतदाताओं को डराया जा रहा है। बीएसएफ जवान अच्छा काम करते हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए। किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोदी आज है कल सत्ता से चले जाएंगे।
मोदी की सत्ता 6 महीने की ही रह गई है। ममता के इस वार से बीजेपी बेहाल है तो राजस्थान में केंद्रीय मंत्री के वीडियो ने भी बीजेपी को बेहाल कर दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ईस्टर्न राजस्थान कैनाल पर दिए गए बयान का वीडियो सामने आने के बाद सियासी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री के बयान से कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी अपने बचाव का रास्ता तलाश रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों के लिए कांग्रेस बीजेपी पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। गहलोत के कामों की पूरे राज्य में खूब तारीफ हो रही है तो वहीं बीजेपी भी सत्ता पर काबिज होने के लिए जुगत लगा रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक वीडियो ने बीजेपी की कोशिशों को जोरदार झटका दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ईस्टर्न राजस्थान कैनाल पर बयान का वीडियो सामने आने के बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो शेखावत के रविवार को सवाई माधोपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस का है। वीडियो में शेखावत से पार्टी का एक नेता ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा है। ईआरसीपी का जिक्र आने पर गजेंद्र सिंह कह रही हैं कि ईआरसीपी भी बना दूंगा, 46,000 करोड़ दे दूंगा। आप तो राजेंद्र सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका राज बना दो, तुरंत लग जाएगा। वीडियो में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह, जौनपुरिया और कई बीजेपी नेता और उनके साथ नजर आ रहे हैं। शेखावत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए बीजेपी और शेखावत पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने लिखा, राजस्थान की जनता के प्रति भाजपा का ये निकृष्ट और कुंठित सोच का प्रमाण है। ईआरसीपी का काम रोकने और जनता से छल कपट करने वाले शेखावत का ये हीन और हल्का आचरण देखिए। सत्ता के लालची कह रही हैं ईआरसीपी बना दूंगा, 46,000 करोड़ दे दूंगा, बस राज बनवा दो। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा शेखावत के इस बयान को राजस्थान की जनभावना का अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि ये परियोजना राज्य की तरह जिलों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। इस पर ओछी राजनीति राजस्थान की जनता को स्वीकार नहीं है। वैसे केंद्र तो कहती रहती है कि मोदी सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करती है और इस आरोप को शेखावत के वीडियो से बल मिल रहा है। चुनावी साल में केंद्रीय मंत्री का ये बयान बीजेपी की मुसीबत बढ़ा रहा है। मुसीबत तो मणिपुर में भी बनी हुई है। मणिपुर में मोदी सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं, जिसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। मणिपुर 56 दिनों से अशांत है। कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय में जातीय संघर्ष छिड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार इसको लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है। मांग कर रहा है कि पीएम मोदी राज्य के हालात को लेकर ठोस कदम उठाएं, राज्य के लोगों से शांति की अपील करें और कांग्रेस ने इसे लेकर एक बार फिर पीएम को घेरा है। पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री जी, आप जानना चाहते हैं ना कि इंडिया में क्या चल रहा है, तो सुनिए। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ आपका प्रचार चल रहा है। समय निकालिए और मणिपुर जाइए। इसके बाद कांग्रेस नेता ने दूसरा ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी, आप जानना चाहते हैं ना कि इंडिया में क्या चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी समझ लीजिए इंडिया में फॉग चल रहा है। खेड़ा ने कहा कि इस फॉग के पीछे आज भी मणिपुर जल रहा है। इस फॉग के पीछे बालासोर में जो जाने गई, उसके पीछे किसी मुसलमान को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास आपकी आईटी सेल कर रही है। इस फॉग के पीछे जो चल रहा है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने मत जाइए, सड़क पर उतर कर देखिए। आईटी सेल को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कीजिए, टीवी चैनल बंद कर दीजिए, फिर आपको दिखने लगेगा कि इस फॉग के पीछे क्या हो रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात भारतीय पासपोर्ट छोड़ने वालों की। मोदी राज में भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये संख्या 70,000 हो गई है। तो क्यों छोड़ रहे हैं लोग भारतीय पासपोर्ट, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार में क्या लोगों को अपना देश पसंद नहीं है? क्या भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं लोग? क्या भारत का माहौल सही नहीं है? ये सवाल एक बार फिर से फिजाओं में गूंजने लगे हैं। इसकी वजह वो रिपोर्ट है जिसमें पासपोर्ट सरेंडर के हैरान करने वाले आंकड़े साझा किए गए हैं। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक बीते एक दशक में करीब 70,000 लोग भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 से साल 2022 के बीच 69,303 भारतीयों ने देश के विभिन्न रीजनल पासपोर्ट दफ्तरों में अपने पासपोर्ट सरेंडर किए हैं। पासपोर्ट सरेंडर करने वालों में 90% लोग गोवा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। दरअसल पासपोर्ट रद्द करने वालों को लेकर आरटीआई से जवाब मांगा गया,
जिसमें बताया गया कि 2011 से 2022 के बीच में सरेंडर किए गए 69,303 पासपोर्ट में से 40 से 45% गोवा स्थित रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में सरेंडर किए गए। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस अवधि में भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने वालों की संख्या भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों का सिर्फ एक फ्रैक्शन है। इस साल 24 मार्च को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री वी मुरलीधरन द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार 2011 से पिछले साल 31 अक्टूबर के बीच 16,21,000 से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। आरटीआई के तहत दी गई जानकारी में सिर्फ आरपीओ सरेंडर किए गए लोग ही शामिल हैं। इसमें विदेश में भारतीय दूतावासों और उच्च आयोगों में सरेंडर किए गए पासपोर्ट की संख्या नहीं है। कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिकता एक्ट 1955 के नियमों की वजह से लोग पासपोर्ट रद्द कर रहे हैं। दरअसल एक्ट 1955 के अनुसार भारतीय ओरिजिन के लोगों को ड्यूल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास कभी भारतीय पासपोर्ट रहा है और उसने किसी दूसरे देश का पासपोर्ट ले लिया है तो उसे तुरंत अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। यही वजह है कि लोग भारतीय पासपोर्ट रद्द करा रहे हैं। अब ये कैंसिलेशन मोदी सरकार की नीतियों को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।